दोस्तों हमारा ये जो चुनाव था काफी लंबा टाइम चला एंड फाइनली इसकी जो कैंपेनिंग है वो खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कल यानी कि 1 जून को जो सेवेंथ फेस है जो कि लास्ट फेस है उसके यहाँ पे चुनाव होंगे। बिल्कुल सही बात है, कुछ एक जगह पे चुनाव बचे हुए हैं वो कल कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपने इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो यहाँ पे साइलेंस पीरियड का जिक्र हुआ है। हालांकि मैंने पहले भी बताया था, पर कुछ बच्चों का डाउट था तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। देखो जब हम बात करते हैं ना साइलेंस पीरियड या साइलेंट पीरियड की, होता क्या है कि जब आपका आखिरी वोट डलेगा, आखिरी वोट आपका 1 जून को शाम 6 बजे होगा। ठीक है, ये टाइम है। मतलब इससे 48 आवर्स पीछे जाइए, अगर आप 48 आवर्स अगर आप पीछे जाएंगे तो इसका मतलब होगा 30 मई शाम के 6 बजे। यानी कि 30 मई शाम के 6 बजे से लेकर कोई भी कैंपेनिंग अलाउड नहीं है। तो अब कैंपेन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, बस अब आखिरी वोट्स डलने बचे हुए हैं जो कि 1 जून को डल जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री जी इस समय के अंदर मेडिटेशन करेंगे, राइट, विवेकानंद रॉक जो मेमोरियल है। अब कुछ लोगों ने कहा है कहीं ना कहीं ये साइलेंट पीरियड के साथ कोइंसाइड करता है, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये कुछ चीजें थी जो साइलेंट पीरियड का मीनिंग क्या होता है। ध्यान रखना, साइलेंट पीरियड के अंदर कोई कैंपेनिंग नहीं हो सकती, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं कर सकती, कोई बड़े बड़े वादे इस तरह से नहीं अलाउड है इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ध्यान रखना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और साइलेंस पीरियड ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो कब का लगा हुआ है, जब आपके इलेक्शन अनाउंस हुए थे। साइलेंस पीरियड तो सिर्फ 48 घंटे पहले लगता है, बिफोर द आखिरी वोट जो पोल होने का टाइम होता है। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। इसके साथ ही देखो, जो कर्नाटका के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है ना, मतलब हैं भी अभी, प्रज्वल रेवन्ना, इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। अब इनको यहाँ पे एसआईटी ने, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसने अरेस्ट किया है। अब इनके रिगार्डिंग जानकारी या पूछताछ इनसे करी जाएगी। दोस्तों डेट है आज की 31 मई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। हमारा जो सृजन ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है वो 2 जून यानी कि परसों कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जनरल स्टडीज प्लस सी सेट दोनों का एग्जाम होगा, और ये ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों माध्यम के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट डेफिनेटली यही है कि आप इस ओपन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कीजिएगा, जो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है। आप इनको ऑफलाइन के अंदर करोल बाग, पटना, लखनऊ में डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन के लिए भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीजें बता रखी हैं। डेफिनेटली जाइए, डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, एंड अकॉर्डिंगली आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही ऑफलाइन सेंटर्स के एड्रेस भी देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए एंड आई एम श्योर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप। देखो आप जानते होंगे बेलारूस के प्रेसिडेंट के बारे में, उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इन्होंने यहाँ एक डिक्री साइन करी है, उसके माध्यम से क्या होगा, एक जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप, उससे अब ये बाहर आ रहे हैं। क्या ये बात समझ आई? यानी कि इन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया है अपने बेलारूस के पार्टिसिपेशन को इस पर्टिकुलर ट्रीटी से। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये आखिर ट्रीटी है क्या और क्यों लुकाशेंको इससे बाहर आ रहे हैं। देखो द रीजन इज, आप लोगों को कोल्ड वॉर के बारे में पता होगा। बिल्कुल, कोल्ड वॉर में एक तरफ आपको यूएसए देखने को मिला एंड एक तरफ आपको यूएसएसआर देखने को मिला, राइट। अब यूएसए वाली कंट्रीज ने मिलकर नेटो बनाया। ठीक है, यूएसए लेड था, और भी बहुत सारी आपकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने यहाँ पे आपके नेटो बनाया, जहां पे बात होती थी किस चीज की, कलेक्टिव डिफेंस की, कि अगर एक के ऊपर अटैक किया जाएगा ऐसा माना जाएगा कि उन सबके ऊपर अटैक हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर एक यूएसएसआर लेड ग्रुप भी था जिसका नाम था वॉर्सॉ पैक्ट। ठीक है, राइट। वॉर्सॉ पैक्ट के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1955 के अंदर इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर सोवियत यूनियन एंड साथ साथ कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का फॉर्मेशन ये देखने को मिला था, एंड फोकस इनका यही था कि कैसे हम नेटो को काउंटर बैलेंस कर पाए। पर जब 1991 के अंदर वॉर्सॉ पैक्ट को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, क्योंकि उस समय यूएसएसआर भी आपका उसका डिसॉल्व हमें होता हुआ देखने को मिल गया था। ठीक है, ये बात तो हमें पता लग गई। पर जब ये डिसॉल्व होने वाला था उससे जस्ट पहले 1990 के अंदर हमें एक ट्रीटी साइन होती हुई देखने को मिलती है। उस ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप। इसके बेसिस के ऊपर बात करी गई इस ट्रीटी के अंदर कि भैया ऐसा मत करो कि अभी भी आप एक वॉर के अंदर ही लड़ रहे हो। नहीं, आपके अपने जो भी आपके टैंक्स वगैरह हो गया, आपके कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हो गया, मिलिट्री इक्विपमेंट हो गया,
अब थोड़े आप कम ही रखो ये अटलांटिक और यूराल माउंटेन वाला रीजन है ना, इसके बीच में। तो यानी कि ना एक तरह से दोनों ग्रुप्स के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ पाए, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप के ऊपर इस ट्रीटी को यहां पे लाया गया। इसी वजह से इस ट्रीटी को कॉर्नर स्टोन ऑफ यूरोपियन सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि कोल्ड वॉर खत्म होने वाला था 1990 के अंदर, उस समय इसको साइन किया गया ताकि एक बैलेंस रहे मिलिट्री पावर के बीच में। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इसके बारे में। एंड कोशिश ये थी कि कोल्ड वॉर के जो राइवल्स हैं यूएसए, यूएसएसआर या अदर इशूज से नेटो और वार्सा पैक्ट वाली कंट्रीज, वो इस तरह से एक अपनी बहुत बड़ी फोर्सेस ना बिल्ड करती रहे अटलांटिक और यूराल माउंटेन्स के बीच में। तो ये यहाँ पे इसका फोकस था, ताकि आपस में ट्रस्ट बने, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो एंड एक तरह की ट्रांसपेरेंसी आती रहे। ठीक है ना, तो मिलिट्री होल्डिंग्स के ऊपर ट्रांसपेरेंसी हो, इंस्पेक्शन वगैरह भी करी जा पाए, दैट वाज द एंटायर फोकस। पर देखो मॉस्को ने भी 2007 के अंदर इससे यूनिलैटरली सस्पेंड कर दिया था इसको। एंड अब जो रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है बेलारूस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि वहां के जो प्रेसिडेंट है आपके लुकाशेंको, वो भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। आई होप ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको आइडिया लग गए होंगे। बाकी अगर मैं बात करूं इसी पर्टिकुलर ट्रीटी कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप 1A जो है ना, वो कहीं ना कहीं लिमिट लगाता है मिलिट्री फॉर्मेशन के ऊपर। कुछ एक्सेप्शंस भी है इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल सी बेस्ड नेवल फोर्सेज के ऊपर एक्सेप्शन है, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज, जो फोर्सेज कहीं ना कहीं यूएन कमांड के अंतर्गत सर्व करती हैं, ये कुछ एक्सेप्शंस भी इस ट्रीटी के अंदर बताए गए हैं। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑन वीनस। पहले मैं थोड़ा आपको वीनस के बारे में समझा देता हूं। वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, वीनस आप जानते होंगे कि सन से दूसरा प्लेनेट आपको वीनस ही देखने को मिलता है। पहला मरकरी हो गया, एंड मरकरी के बाद सेकंड जो आपका आता है वो वीनस ही आता है। एंड सोलर सिस्टम के अंदर छठा लार्जेस्ट आपको प्लेनेट देखने को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ साइज। अब यहाँ पर ना कुछ वीनस के कुछ पेक्यूलियर चीजें हैं जो हमें आइडिया होनी चाहिए। पहली चीज तो आप नोटिस करो, यहाँ पर होता है अनयूजुअल सनराइज। क्यों? क्योंकि ये सन यहाँ पे वेस्ट से राइज करता है एंड आपका सेट होता है ईस्ट के अंदर। ठीक है, इसके साथ ही साथ बहुत सारे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन यहाँ पे किए गए हैं। लगभग 40 स्पेसक्राफ्ट ने वीनस को एक्सप्लोर किया है। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्लाउड्स होते हैं ना, वो एक ऐसी स्मेल को एमिट करते हैं जैसी आपके सड़े हुए अंडों से आती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको यहाँ पे इनके वीनस के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। बाकी वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है क्योंकि काफी सिमिलर है ये मास, साइज और डेंसिटी के अंदर एंड इनकी जो पोजीशंस हैं उसके हिसाब से। तो अर्थ का ट्विन किसको बोला जाता है? वो वीनस को बोला जाता है। एट द सेम टाइम वीनस को अगर टाइम देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सिस के ऊपर रोटेट करने के लिए लगभग 243 अर्थ डेज लगते हैं। एज कम्पेयर टू अगर हम सन की बात करें, सन को ऑर्बिट करने में उसको 224 अर्थ डेज यहाँ का टाइम लगता है। तो यानी कि रोटेशन में ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू ऑर्बिटिंग द सन। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे हमें काफी ज्यादा मिलती है एंड इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। चलो ये बातें तो हुई वीनस के बारे में, हमने वीनस प्लैनेट को अच्छे से समझ लिया। अब ओवर द टाइम देखो डिफरेंट डिफरेंट आपके मिशन भी जा रहे हैं, जैसे मोस्ट टू फेमस डा विंची और वेरिटास। ये नाम तो आपको बिल्कुल भूलने ही नहीं है। ये दोनों मिशन जो है आपके, वो नासा के आपके मिशन हैं। जो डा विंची मिशन है उसका फोकस ये है कि आपके वीनस के एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करें, वहाँ क्लाइमेट सिस्टम को एक्सप्लोर करें। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं पता लग पाए कि क्या यहाँ पे हैबिटेबल हिस्ट्री रही है या नहीं रही है। एंड एट द सेम टाइम जो वेरिटास मिशन है वो फोकस करता है वीनस की टोपोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेडियो साइंस, इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ मिशन तो हमें पता है कि जो हो रहे हैं। अब अगर थोड़ा मैं पीछे जाऊँ ना, तो ऐसा नहीं है कि नासा ने कोई मिशन कभी किया ही नहीं। एक नासा का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था मैगेलन मिशन। ये आपका 1989 में स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला। 1990s में बहुत पॉपुलर हुआ ये पर्टिकुलर मिशन। इसका फोकस ये था कि रिडार इमेजिंग के माध्यम से आप सरफेस, वीनस के सरफेस को मैप किया जा पाए। दैट वाज द फोकस। ठीक है, अब हुआ क्या, ये मिशन तो आज से 30-35 साल पुराना है, नो डाउट अबाउट इट। पर इसका हम ना जो डेटा हमें यहाँ से मिला था वो बहुत यूजफुल था। एंड क्योंकि हमारे पास अब नई नई टेक्निक्स आती जा रही हैं, उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा को और भी बढ़िया ढंग से हम एनालाइज कर पा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमें नए नए चीजें पता लग रही हैं। तो रिसेंटली अभी जो डेटा के माध्यम से हमें पता लगा है वो ये पता लगा है कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हमने पहले सोची थी ना वीनस के ऊपर जितनी होती है, उससे कहीं ज्यादा हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी एक्चुअल में वीनस के ऊपर देखने को मिली है। तो जो नासा का मैगेलन मिशन है इसने डिस्कवर किया है कंटिन्यूअस वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें वीनस के ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है ना, बहुत सारे लावा फ्लोज के रिगार्डिंग बहुत सारा हमें जानकारी मिली है। जैसी अर्थ के ऊपर होती है वैसी ही सिमिलर हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर कुछ लोकेशंस का आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक लोकेशन है सिफ मॉन्स, जो कि
ईस्तला रिजियो रीजन के ऊपर लोकेटेड है। वहां पर हमें देखने को मिला है कि 30 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ट्रेन में आपको लावा फ्लो देखने को मिल जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पर आप नोटिस करिए जो वॉल्केनोस हैं नियोबे प्लेनेशिया के, इनको क्लासीफाई किया गया शील्ड वॉल्केनो, जहां पर आपकी जो स्लोप होती है ना थोड़ी जेंटल होती है। ठीक है, विस्कोसिटी लो विस्कोसिटी हमें लावा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। विस्कोसिटी लो है मतलब फ्लूइडिटी थोड़ी ज्यादा होगी, राइट। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको इसके बारे में पता होने चाहिए थे, आपके वीनस के बारे में और मैगेलन मिशन के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है माइक्रोसेफली के नाम से। ठीक है, अब ये क्या मुद्दा है सर माइक्रोसेफली? देखो यहाँ पे आप मीनिंग समझो। यहाँ पर आप एक बच्चे को देख पा रहे होंगे, इस बच्चे का अगर आप सर देखोगे ना तो इस बच्चे का सर थोड़ा छोटा है। हो सकता है कि इसका शायद जो सर जो नॉर्मली हम बात करें तो शायद कुछ सर ऐसे होना चाहिए था, पर इसका सर का साइज थोड़ा छोटा है। इसी चीज को बोला जाता है हम माइक्रोसेफली। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएंगे कि सर चलो मीनिंग तो समझ आ गया कि ऐसी सिचुएशन जहां पर एक इन्फेंट का जो हेड होता है वो छोटा होता है बाकी चिल्ड्रन के मुकाबले में, पर आखिर ये होता क्यों है और क्या इसके कारण देखने को मिलते हैं? देखो आप इसका मीनिंग समझना, वैसे तो कारण कई सारे हैं पर एक कारण जो इसका पीछे का बताया जाता है वो है आपकी शादी। मतलब शादी कैसे? देखो शादियां ना आपकी दो तरह से हो सकती हैं। एक तो शादियों को हम बोलते हैं एफिनल शादियां। एफिनल का मतलब होता है जहाँ पे प्यार होता है। ठीक है, जैसे आपके फादर और मदर हैं, ठीक है, बिफोर देयर मैरिज तो इनके बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं था ना, राइट। पर कुछ ऐसी शादियां होती हैं जो खून के रिश्तों में शादियां होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? कॉन्सेंगुइनस शादियां। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ना मतलब थोड़ा नॉर्थ इंडिया में तो थोड़ा रेयर है, वैसे साउथ इंडिया में भी उतना ज्यादा नहीं है, पर कुछ एक एरियाज में है, मतलब ट्राइबल ग्रुप्स में कई बार देखने को मिलता है कि एक मामा की शादी अपनी एक लड़की की शादी उसके मामा जी से हो रही है, राइट, या फिर कजन्स के बीच में शादियां हो रही हैं। अब ये जो शादियां हो रही है ना ये ब्लड के बीच में हो रही है, ठीक है, बिटवीन ब्लड्स, है ना। तो जब ये क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में शादियां होती है ना, ऐसी शादियों को बोलते हैं कॉन्सेंगुइनस शादियां। अब अक्सर ऐसा दिया देखा गया है कि कंसेंगुइनस शादियों के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स होना अपने आप में ज्यादा कॉमन रहता है, क्योंकि दरअसल में ये है क्या माइक्रोसेफली, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर आप इसको बोल सकते हो। तो यानी कि ना खतरा बढ़ जाता है जब इस तरह से खून के बीच में शादी होती है। ठीक है, तो जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं। बाकी अगर आप नोटिस करो कि इसकी वजह से और भी चेंजेस इश्यूज आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम आप जानते होंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, आप लोग क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते होंगे, तो बॉडी के अंदर टोटल हमें 46 क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिल जाएंगे। पर डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपको देखने को मिल जाएगा, तो 46 की जगह वो 47 आपको देखने को मिल जाएगा। जो दरअसल में क्रोमोसोम 21 होता है ना, उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। बाकी अगर आप नोटिस करो, अगर प्रेगनेंसी या डिलीवरी के समय के ऊपर मान लो ऑक्सीजन डिलीवरी बेबी बच्चे के ब्रेन तक नहीं पहुंच पाई, तब कहीं ना कहीं केस आ सकता है माइक्रोसेफली का। एंड इसी को हम सेरेब्रल एनॉक्सिया के नाम से जानते हैं। एनॉक्सिया का मतलब, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन और उसकी थोड़ी कमी होना, एनॉक्सिया हमें देखने को मिल जाता है। बाकी प्रेगनेंसी के समय आपके इन्फेक्शन आपके हो सकते हैं, ठीक है। सब्सटेंस यूज मान लो बहुत ज्यादा ड्रग्स एल्कोहल इस तरह का यूजेज हो रहा है महिला के द्वारा, एंड इससे कहीं ना कहीं वो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये था कुछ माइक्रोसेफली के बारे में। अभी डिस्कस इसलिए कर रहे थे हम यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर ना एक रिसर्च हुई बेसिकली चाइना के अंदर, उन्होंने नॉन कंसेंगुइनस के ऊपर से रिसर्च करी, बेसिकली एफिनल रिलेशनशिप के ऊपर रिसर्च करी। तो थोड़ा उनके पास भी और भी डेटा आया कि ठीक है, कंसेंगुइनल शादियों की तो हम बात कर ही रहे थे, उसके अलावा भी उन्होंने यहाँ पे रिसर्च करी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जीन की यहाँ पे डिस्कस बात करी गई SAS6, इसके और इसके वेरिएंट्स की वजह से एक पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है माइक्रोसेफली की। तो ये यहाँ पे इस रिसर्च के द्वारा बताया गया है। ये थोड़ा और डेटा है, रिसर्च हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट माइक्रोसेफली होता क्या है एंड साथ ही साथ क्या क्या और चीजें होती हैं, ये कंसेंगुइनल शादियां क्या हैं, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगला हमारा दोस्तों टॉपिक रहेगा रुद्रम टू एयर टू सरफेस मिसाइल। देखो अभी क्या हुआ है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रुद्रम टू एयर टू सरफेस मिसाइल को सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया है। कहाँ? जो चांदीखुल है ओडिशा पे, राइट। अब यहां पे आप समझो एक्चुअल में क्या है, दिस इज एयर टू सरफेस मिसाइल, यानी कि ना इसको आप कहीं से लॉन्च करोगे, एयर से लॉन्च करोगे, एंड सरफेस के ऊपर किसी भी चीज को, किसी भी एनिमी एसेट्स को आपको हिट करना हो ना, तो उसमें रुद्रम 2 हमारी मदद करेगा। तो इसको अभी जो टेस्ट किया गया है वो सुखोई से टेस्ट किया गया है, सुखोई 30 MK1 से, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली नीचे सरफेस के ऊपर ऐसे इसको हिट किया गया, एंड अकॉर्डिंगली सक्सेसफुली हमने ये टेस्ट कर लिया। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो रुद्रम 2 है ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड, डेफिनेटली DRDO ने डेवलप किया है, सॉलिड प्रोपेल्ड
एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम है, एंड जिस तरह के एनिमी एसेट्स होंगे उनको ये यहाँ पे टैकल कर पाएगा। पर करेगा कैसे? देखो दरअसल में ना ये फोकस करेगा रेडिएशन के ऊपर। आपको मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके रेडार्स होते हैं, कम्युनिकेशन हेडसेट होते हैं, या फिर बाकी और फ्रीक्वेंसी सोर्सेज होते हैं, तो उनको यहाँ पे डिटेक्ट कर पाएगा क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज कुछ आ रहे हैं, उनको ट्रैक करना। फिर इस वजह से ये क्या बन जाता है, एंटी रेडिएशन मिसाइल बन जाता है इंडिया का। अब अगर मान लो किसी सामने वाले एनिमी कंट्री ने रडार को बंद भी कर दिया, या कम्युनिकेशन एसेट्स को बंद कर दिया, या बाकी और फ्रीक्वेंसी सोर्सेज को बंद कर दिया, तब भी हमारा जो रुद्रम 2 है उसको एक्यूरेटली स्ट्राइक कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके पास है पैसिव होमिंग हेड। तो यानी कि अगर बंद भी हो जाता है ना, उसके बाद भी एक बार उसने एंगेज कर लिया तो वो उसको हिट करके ही मानेगा। दैट इज द गुड थिंग अबाउट रुद्रम 2, आपकी एयर टू सरफेस मिसाइल। बाकी यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम यूज होता है जो कि आप देख भी पाओगे। अब डिफरेंट डिफरेंट इसके ना वेरिएंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 डेवलपमेंट में है। तो ये फोकस ये है कि इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज है हम उसको और भी इंक्रीज कर पाए। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेती के रिगार्डिंग। देखो एक्चुअल में ना अगर मैं बात करूं इस कंट्री की, पहले तो इस कंट्री की आप लोकेशन समझ लो। यहाँ पर हमें अटलांटिक ओशन देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पर आपको कैरेबियन सी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में जो कंट्री आपको देखने को मिल रही है दैट इज हेती। इसकी अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो यही रही इसकी कैपिटल, पोर्ट एयू प्रिंस। ठीक है। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है ना, पिछले कुछ समय के अंदर हेती के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, वैसे तो अगर मैं बात करूं वायलेंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, हंगर हो गया, ये सब चीजों ने तो हेती को हमेशा से कंसर्न था ही था। पर ओवर द टाइम्स यहाँ पे गैंग्स का बहुत ज्यादा बढ़ना, ठीक है, गैंग वायलेंस का बहुत हैवी लेवल के ऊपर इंक्रीज होना, इस वजह से इनके प्राइम मिनिस्टर जी ने भी रिजाइन कर दिया था। प्लस एट द सेम टाइम जो इस कंट्री का सबसे मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको इसकी कैपिटल सिटी पोर्ट एयू प्रिंस के अंदर देखने को मिलेगा, ये भी बंद कर दिया गया था। अब वापस से इसको रीओपन किया गया है। तो ये तो कुछ कारण थे, बाकी कुछ हिस्टोरिकल कारण भी रहे हैं, बहुत सारे डिजास्टर्स देखने को मिले हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट को मार भी दिया गया था यहाँ पे। तो ये बहुत लंबी इसकी हिस्ट्री रही है हैती की इस चीज में। इनफैक्ट ना इंडिया के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती को भी लॉन्च किया गया था ताकि हमारे जो लोग हैं वहां पर जो फंसे हुए हैं उनको हम यहाँ पे इवैक्यूएट कर पाए। पर अब पता क्या हुआ है, अब थोड़ी सी आशा की किरण यहाँ पे देखने को मिल रही है। वो कैसे? क्योंकि एक 7 मेंबर काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया है ताकि हेती के अंदर वापस से हम पीस को रिस्टोर कर पाए। ठीक है, बहुत सारी कोशिशें यहाँ पे करी जा रही हैं। तो दरअसल में जो काउंसिल बनाई गई है ना, इस काउंसिल को कैरेबियन कंट्रीज का सपोर्ट है, यूएसए का सपोर्ट है, सबकी यही कोशिश है कि कैसे इसको वापस से हम खड़ा कर सकते हैं इस कंट्री को। प्लस एट द सेम टाइम ये जो मैं आपको बात कर रहा था ना, पोर्ट एयू प्रिंस के अंदर जो इसका एयरपोर्ट था उसको भी वापस से रीओपन किया गया है। तो थोड़ी सी आशा की किरण हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसके जोग्राफिकल फीचर्स देखने की कोशिश करते हैं। तो एक लार्ज माउंटेनियस कंट्री आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया इसकी लोकेशन के बारे में। एंड ये नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपको कंट्री देखने को मिलती है। बाकी अगर आप नोटिस करो तो ईस्ट के अंदर आपको ये डोमिनिकन रिपब्लिक ऑन आइलैंड ऑफ हिस्पोनिया, क्यूबा, ये ईस्टर्न साइड में देखने को मिल जाएगा। वेस्ट के अंदर आपको कैरेबियन सी और जमैका आपको देखने को मिल जाता है। एंड उसी तरह से नॉर्थ में आपका अटलांटिक ओशन एंड साउथ में कैरेबियन सी देखने को मिल जाता है। एक सबसे बड़ी यहाँ की जो रिवर है दैट इज एरिथोबेनाइट रिवर, एंड साथ साथ जो लार्जेस्ट लेक है दैट इज लेक अजुई। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे हेती के रिगार्डिंग जो आप सभी को पता होने चाहिए थे। कल मैंने आपको हुतू एंड तुत्सी के बारे में क्वेश्चन पूछा था, एंड काफी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया, ठीक है ना। यहाँ पे बाइडन जी ने भी दे दिया है आज, तो बाइडन यूएसए 911, ठीक है, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इन्होंने भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ ना हुतू एंड तुत्सी की, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, हमें ये चीज जाननी है विद रिगार्ड्स टू रवांडन जेनोसाइड, राइट। तो लोकेशन तो आप समझ गए होंगे कि रवांडा की यहाँ पे बात हो रही है। कुछ हद तक कई बार लोग बुरुंडी की भी बात करते हैं। रवांडन जेनोसाइड अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जेनोसाइड हुआ किसके अगेंस्ट? तुत्सी के अगेंस्ट, राइट। किसके द्वारा? हुती मेजॉरिटी के द्वारा। हुतू मेजॉरिटी के द्वारा जो तुत्सी माइनॉरिटी है इनके ऊपर यहाँ पे जो मास स्लॉटर इनका किया गया, इसी को हम जानते हैं रवांडन जेनोसाइड के नाम से। एंड इस वजह से जो हुतू एंड तुत्सी है ये हमें हमेशा लोकेशन में देखने को लोकेशन हमें देखने को मिल जाती है। बाकी जैसा कि बाइडन जी कह भी रहे हैं कि दे शेयर अ कॉमन लैंग्वेज एंड आर कलेक्टिवली नोन एज बनियार वांडा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आप बाकी चीजें भी यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। तो थोड़ा हिस्ट्री उतनी ज्यादा तो नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अलग अलग समय के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट है। पर 1994 का जो रवांडन जेनोसाइड था वो एक मेजर यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है।
हाँ जी, आज का आपका होमवर्क थोड़ा रहेगा, थोड़ा डिफरेंट होमवर्क है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में कहाँ देखने को मिलते हैं, थोड़ा आप इसके बारे में मुझे आप बताइएगा, और ये क्यों न्यूज़ में थे वो भी आप पिछले कुछ टाइम्स के अंदर वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इसके साथ ही देखो, आज का आपका होमवर्क ट्रू फॉल्स में ये कुछ 4 ट्रू फॉल्स मैंने आपके लिए लाया हूँ। इसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। बात करेंगे अगर एसआईडीएस स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग रीजन में आपको ये लोकेटेड देखने को मिल जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें सीसीआरएस की, तो डेफिनेटली आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। पीएनजी की बात करें पपुआ न्यू गिनी की, तो आपके इंडियन ओशन नहीं, ये आपका पैसिफिक ओशन के अंदर आइलैंड कंट्री सिचुएटेड है, तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, आज का आपका होमवर्क एमसीक्यू का रहेगा यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन रिगार्डिंग बारासिंगा। इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा 2021 का इजी क्वेश्चन है इकोनॉमी का, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस करें। बात करें अगर एफएसडीसी की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। डेफिनेटली ये हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वही इसको चेयर करते हैं। 2010 में इसको सेटअप किया गया था, राइट। अब फोकस ये रहता है कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट आपके रेगुलेटर्स हैं उनके बीच में हम एक सामंजस्य बिठा पाए, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी का बेटरमेंट कैसे हो सकती है, उसके लिए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल देखने को मिलती है। तो देखो, पहली तो अपने आप गलत हो जाएगी, नीति आयोग तो 2015 में बना और ये 2010 की बात हो रही है, तो फर्स्ट इज बिल्कुल इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट है, थर्ड भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 3 ओनली बन जाएगा। इसके अलावा अगर मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग जो आपके ऑर्गेनिजम्स जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रोल कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पेंगोलिन की, तो पेंगोलिन का तो आपको डेफिनेटली आप सबको आइडिया होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से रोल कर लेता है। इन अ सिमिलर मैनर अगर मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पे आपके सामने हेज देखने को मिल जाएगा। हेज भी एक स्मॉल मैमल ही है जिसकी छोटी छोटी लिम्स होती हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कोई इसको अटैक करने की कोशिश करता है, अपने आप को ना, ये जो इसकी बॉडी है ये प्रिकली तरह से हो जाती है, मतलब कि ऐसे हो जाती है कि कोई बाहर से इसको छू ना पाए, जैसे कांटेदार चीजें नहीं हो जाती, बिल्कुल वैसे हो जाती है, तो अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर पाता है। पर अगर मैं बात करूं यहाँ पे मारमॉट की, तो उसके अंदर ये कंडीशंस नहीं होती, तो यानी कि यहाँ पे आपका सेकंड वाला गलत था, पहला और तीसरा करेक्ट है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 3 ओनली। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आई पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।